हाउ आर यू ऑल। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो हैं बायोलॉजी में भी प्रॉब्लम फेस करते हैं कि मैम हमें बायोलॉजी के चैप्टर भी अच्छे से समझ नहीं आ रहे हैं, तो आपके लिए मैं लेकर आई हूँ आपके बायोलॉजी के चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली इस चैप्टर में सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और इसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे इन फ्लावर्स एंड देन इन ह्यूमन बींग्स। लेकिन आज के वीडियो में सबसे पहले हमारा एजेंडा यही है कि हम लोगों ने बड़े ही कम समय में कवर कर लेना है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और आपको इस वीडियो को लास्ट तक इसलिए देखना है क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसमें जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको साथ साथ बताने वाली हूँ, जो आ चुके हैं और या फिर जो आ सकते हैं। तो सारा ही वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठना है क्योंकि पढ़ना है, अगर आपको समझना है चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को रिटेन करके रखना है माइंड में, तो उसके लिए कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा कीजिए, जल्दी से अपना कॉपी ले लीजिए, अपने पास पेन ले लीजिए और बैठ जाइए पढ़ने। और इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, सो दैट आप इस वीडियो के हर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर सके। तो चलिए जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच सेल्स इन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ द सेम काइंड। रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे और ऑर्गेनिजम्स को जन्म देते हैं। जन्म देने की प्रक्रिया को ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। रिप्रोडक्शन जो है हमारे पास दो तरह की हो सकती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स का फ्यूजन होता है एंड टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। तो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है उसमें एक मेल और एक फीमेल पेरेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है एंड गैमीट्स फ्रॉम द मेल एंड फीमेल आर फ्यूज्ड टुगेदर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस। जबकि जो हमारी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहती है इसमें कोई भी जो है गैमीट्स का फ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व रहता है। एक पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के कारण यहाँ पे जो गैमीट्स हैं उसका फ्यूजन नहीं होता। तो मेन जो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वेरियस मोड्स हैं जैसे कि फिशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये जो सभी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है अलॉन्ग विद देयर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये सभी हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं फिशन की। फिशन बेटा देखो दो तरह की रहती है, वन इज द बाइनरी फिशन एंड द अदर वन इज द मल्टीपल फिशन। तो ये चीज आप लोगों ने नोट कर लेनी है दैट फिशन के दो टाइप्स हैं। That is the binary fission and the other one is multiple fission। तो अगर हम लोग बाइनरी फिजन की बात करते हैं, बाइनरी वर्ड्स जो है वो टू के लिए यूज किया जाता है। तो बाइनरी फिशन जो है वो अमीबा शो करता है, इट इज शोन बाय अमीबा। अब हम लोग अगर इसको ध्यान से समझते हैं बाइनरी फिशन है क्या। सो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इस चीज का ध्यान दे। यूनिसेलुलर, यूनि मीन्स वन, यूनि का मतलब क्या रहता है? वन। जो सिंगल सेल्ड या वन सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिविजन और फिजन लीड्स टू द क्रिएटिविटी ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स। तो क्या रहता है, जो एक ही सेल है वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है और उसी सेल डिवीजन की वजह से जो नए इंडिविजुअल्स हैं वो बनते हैं। तो एक ही सेल है ना और उसी ने फर्दर अपने जैसे और सेल्स बनाने, तो उसमें डिवीजन होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग एग्जांपल लेकर चलते हैं अमीबा की, तो आपको पता है जो अमीबा है, अमीबा का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर रहता है। सो जो अमीबा है, अमीबा क्या करता है, ये अपने आप को डिवाइड कर लेता है। सो इट इज द पेरेंट अमीबा, ये है पेरेंट अमीबा। और जब क्या होगा इसमें, ये
जो इसका न्यूक्लियस है, सबसे पहले इसका जो न्यूक्लियस है ये इलोंगेट होगा। सबसे पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस की इलोंगेशन होगी और इसके बाद ये जो इसका साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड हो जाएगा और जो एक अमीबा है, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द वन पेरेंट, और जो एक अमीबा है वो 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो यहाँ पे हमने स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले देखो जो अमीबा है, अमीबा में 2 मेन चीजें हैं, एक इसका न्यूक्लियस और दूसरा इसका साइटोप्लाज्म। तो सबसे पहले क्या होगा, जो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस इलोंगेट होगा, इलोंगेट होने के बाद इसकी जो डिवीजन की प्रोसेस है वो चलेगी। तो सबसे पहले होगी इलोंगेशन ऑफ न्यूक्लियस, फिर ये जो एक न्यूक्लियस है ये 2 भागों में बट चुका है और इसके बाद ये जो इसका साइटोप्लाज्म है, दूसरे नंबर पे ये जो इसका साइटोप्लाज्म है इसका भी डिवीजन हो जाएगा और जब ये साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे मिलते हैं 2 डॉटर सेल्स, और जहाँ पे स्पेसिफिकली हमें केवल और केवल 2 डॉटर सेल्स मिले, ऐसी फिजन को बोल देते हैं बाइनरी फिजन, कि जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 2 ही डॉटर सेल मिले। तो ये है हमारे पास पूरा का पूरा प्रोसेस दैट यहाँ पे हम लोगों ने बताया भी हुआ है दैट इन ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा द स्प्लिटिंग ऑफ द 2 सेल ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, क्योंकि इसका आर्बिट्रेरी स्ट्रक्चर है तो किसी भी प्लेन में इसका जो डिवीजन है वो हो सकता है। यहाँ पे कोई स्पेसिफाइड नहीं है भाई इसका तो जो डिवीजन है वो पर्टिकुलर इस ही प्लेन में होगा, इसका जो डिवीजन है वो किसी भी प्लेन में हो सकता है। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे अमीबा की बाइनरी फिशन को लेशमनिया की बाइनरी फिशन के साथ। अब देखो जो लेशमनिया है वो अमीबा के कंपैरिजन में ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने के कारण ये नहीं है कि इसका जो सेल डिवीजन है वो किसी भी भाग में हो जाएगा। अगर हम लोग कहें कि जो लेशमनिया है इसका डिवीजन इस तरह से हो जाए, इस तरह से इस भाग में हो जाए, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो नहीं हो पाएगी क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है एज कंपेयर टू अमीबा। तो याद रखेंगे अमीबा में जो फिशन है दैट फिशन कैन टेक प्लेस इन एनी प्लेन, जबकि जो हमारे पास लेशमनिया है इसकी डिवीजन एक स्पेसिफाइड प्लेन में होगी। तो स्पेसिफाइड प्लेन में देखिए जैसे अभी ये जो है यहाँ नीचे से अपने आप को डिवाइड करना शुरू करेगा और एक लेशमनिया से फर्दर जाते जाते हमें 2 डॉटर सेल्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो यही है हमारे पास दैट कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं विच शो मोर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडीज, जिनमें इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है, ठीक है। सो उनमें जो फिशन है वो एक पर्टिकुलर प्लेन में ही होगी। So, binary fission occurs in a definite orientation in relation to these structure. अब यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जो लेशमनिया है it is responsible for a disease named as काला अज़र, और ये CBSE 2022 के एग्जाम्स में भी आ चुका है दैट लेशमनिया की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या है, दैट इज काला अज़र, और दूसरे तरीके से काला अज़र किसकी वजह से होती है, दैट इज लेशमनिया। अभी इसमें जल्दी से आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। जैसे कि अभी हम लोगों ने 2 एग्जांपल पढ़ ली बाइनरी फिशन की, अब बात करते हैं मल्टीपल फिशन की। मल्टीपल फिशन होती है प्लाज्मोडियम में। तो कहते हैं हमारे पास अदर सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है सच एज मलेरियल पैरासाइट। ये चीज आपने याद रखनी है दैट जो प्लाज्मोडियम है ये एक मलेरियल पैरासाइट है और ये मल्टीपल फिशन जो है वो शो करता है एंड इट डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिशन। कि जो ये देखिए यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और ये सारा का सारा उसका साइटोप्लाज्म है। जैसे हमने पीछे देखा कि चाहे ये केस था हमारे पास दैट अमीबा का, चाहे लेशमनिया का, उसका जो न्यूक्लियस है वो सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था। लेकिन इन केस ऑफ प्लाज्मोडियम जो न्यूक्लियस है that one nucleus has been divided into many nuclei, और ये जब ये पूरा का पूरा बर्स्ट होता है तो इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स जो है वो रिलीज होते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो रहे हैं इसीलिए इसको बोला जाता है मल्टीपल फिशन, क्योंकि मल्टीपल मींस
मैनी, यहाँ पे बहुत सारे जो डॉटर सेल्स है वो रिलीज होंगे। तो मल्टीपल फिजन में प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल याद रखना, जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है। इसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेते हैं बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन को। बाइनरी फिजन में क्या है, यहाँ पे जो डिवीजन भी होगी, बाइनरी फिजन में डिवीजन होने पर हमारे पास केवल और केवल 2 ही डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं, और यहाँ पे हमारे पास मेनी डॉटर न्यूक्लियाई जो बनेंगे, दे आर नियरली ऑफ इक्वल साइज। देन इसके बाद जो हमारे पास सेकेंड है, द पेरेंट सेल डज नॉट ब्रेक अवे। जो पेरेंट सेल है वो ब्रेक नहीं होता। आप देख रहे हो यहाँ पे, देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं, ये देखो चाहे अमीबा है चाहे लेशमिया है, बस ये डिवाइड हो गया। लेकिन जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के केस में क्या हुआ, यहाँ पे जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो बर्स्ट हो रहा है, वो फट रहा है, और उसके बीच में से जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं वो फर्दर निकल रहे हैं। तो ये चीज़ है, यहाँ पे जो डॉटर, जो हमारे पास पेरेंट सेल है वो ब्रेक नहीं होता है, जबकि इन मल्टीपल फिजन पेरेंट सेल ब्रेक्स अवे रिलीजिंग मैनी इंडिविजुअल्स एट वंस। एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गई हैं, अमीबा है, इसमें लेशमिया है, और दूसरे केस में हमारे पास क्या है, प्लाज्मोडियम। इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। दैट इज फ्रेगमेंटेशन इन स्पाइरोगायरा। तो क्या रहता है, हमारे पास बहुत सारे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब एक सिंगल सेल है जो बार बार रिपीट हो रहा है। सो वी कैन से कि ये जो डिफरेंट ये जो एक जैसे सेल्स हैं बार बार मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इसका जो बॉडी डिजाइन है वो अदर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा सिंपल है। तो ऐसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स के केस में क्या होता है कि जैसे ये मान लो ये एक फ्रैगमेंट है, देयर इज one fragment and this is the second fragment, this is the first fragment and this is the second fragment। तो क्या रहता है, अगर इन फ्रैगमेंट्स को अलग कर दिया जाए, इसको यहाँ सेपरेट कर दिया और इसको भी सेपरेट कर दिया, तो ये जो एक फ्रैगमेंट है ये फर्दर जो है अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेती है। ये फर्दर जो है इसी एक फ्रैगमेंट से जो अलग अलग जो और नए स्पाइरोगायरा हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विद रिलेटिवली सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल रिप्रोडक्टिव मेथड कैन स्टिल वर्क। स्पाइरोगायरा फॉर एग्जाम्पल सिंपली ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस। जो स्पाइरोगायरा है वो छोटे छोटे पीसेस में बंट जाता है और मैच्योर होने पर, अपॉन मैच्योरेशन, इन्हीं पीसेस से जो है वो फर्दर और स्पाइरोगायरा जो है वो बन जाते हैं। कि जब एक स्पाइरोगायरा है ये मैच्योर होगा, मैच्योर होने पर फर्दर पीसेस में स्प्लिट हो जाएगा और फिर ये नए इंडिविजुअल में दोबारा से ग्रो करेंगे। सो दीज पीसेस और फ्रैगमेंट्स ग्रो इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, और यही जो है नए इंडिविजुअल्स में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम लोग इसको और समझना चाहें अच्छे से, कहते हैं दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। देखो जो स्पाइरोगायरा है इसका बॉडी डिजाइन बहुत ही ज्यादा सिंपल है, एक जैसा सेल ही है जो फर्दर एंड फर्दर रिपीट हो रहा है। क्योंकि इसका बॉडी डिजाइन बहुत ज्यादा सिंपल है इसलिए ये मैच्योर होने पर अपने आप को स्प्लिट करेगा और जो स्प्लिटेड पार्ट्स हैं वो फर्दर क्या होंगे, वो फर्दर ग्रो करेंगे। लेकिन सभी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इतना सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर नहीं रखते हैं, तो इसीलिए जो ऐसी हमारे पास प्रोपेगेशन है, जो मान लो जो ऐसी हमारे पास रिप्रोडक्शन का मेथड है वो हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका बॉडी डिजाइन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, उनके जो सेल्स होते हैं, सेल्स से मिलकर कुछ स्पेसिफाइड टिश्यूज बनते हैं और टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन। जो ऑर्गन्स हैं वो भी अपनी पर्टिकुलर जगह पर रहने चाहिए जिनके अपने स्पेसिफाइड फंक्शन है। तो अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उसमें ऐसा सिंपलर मेथड ऑफ जो रिप्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो आमतौर पर यहाँ पर हमारे पास इन केस ऑफ स्पाइरोगायरा जो है वही देखा जाता है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है, ठीक है। सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दे कैन नॉट सिंपली डिवाइड सेल बाय सेल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? द रीजन इज दैट
many multicellular organisms are not simply a random collection of cell. ये जो multicellular organism है वो simply cells का collection नहीं है. Specialized cells are organized. कुछ special cells जो होते हैं वो organize होकर क्या बनाते हैं? Tissues. हमने क्या कहा? That स्पेशलाइज्ड सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? टिश्यूज. और टिश्यूज से फर्दर क्या बनेंगे? ऑर्गन्स. वही बात यहाँ पे बोल रहे हैं दैट स्पेशलाइज्ड सेल ने टिश्यू बनाए जो ऑर्गेनाइज होकर ऑर्गन बनाते हैं which have to be placed in definite positions in the body. In such a carefully organized situation जो है ऐसी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो पॉसिबल नहीं है. इसके बाद हमारे पास आ गया रीजेनरेशन इन प्लानेरिया. जो प्लानेरिया है वो रीजेनरेट करता है. तो यहाँ पे प्रोसेस क्या है? रीजेनरेशन, रीजेनरेट करना. ये एक्चुअली कोई मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है लेकिन एक मेथड है. मेथड क्या है? जैसे कि यहाँ पे प्लानेरिया है या स्टारफिश की एग्जांपल ले लो. तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है कि रीजेनरेशन में क्या होता है, जैसे ये हमारे पास प्लानेरिया का केस है, ठीक है. इसमें हमारे पास ये एक प्लानेरिया है. मान लो अगर गलती से इसका कोई भाग है वो कट हो जाता है. इसने खुद कट नहीं किया. अगर कट हो जाता है तो इसके हर एक बॉडी पार्ट के पास इतनी एबिलिटी है कि वो रीग्रो कर सके. तो ये इसके बॉडी के 3 पार्ट्स हो गए हैं और इसके तीनों ही पार्ट्स के पास इतनी एबिलिटी है कि ये अलग अलग जो है वो रीग्रो कर सकते हैं और मैच्योर होने पर एक प्लानेरिया से 3 प्लानेरिया बन गए हैं क्योंकि इसके बॉडी के 3 पार्ट्स हुए थे. सो ये एक मतलब कह लो एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है प्योरली. इनकी बॉडी की ऐसी एबिलिटी है कि जो कट पार्ट है, जो पार्ट कट चुका है, वो भी इतनी क्षमता रखता है कि उससे एक नया जीव जो है वो बन सके. तो ये पॉइंट है यहाँ पर, इसे याद रखिएगा दैट जो बहुत ही फुली डिफरेंशिएटेड ऑर्गेनिज्म है दे हैव द एबिलिटी to give rise to new individual or organism from their body parts. कहते हैं मान लो किसी तरीके से somehow कि अगर इनका कोई बॉडी पार्ट है या इंडिविजुअल है वो कट या ब्रेक हो गया into many pieces, then many of these pieces grow into separate individuals. तो ये जो pieces हैं ये separate individuals में grow हो जाते हैं. एग्जाम्पल में याद रखेंगे हाइड्रा एंड प्लानेरिया. It can be cut into a number of pieces and each piece grows into a complete organism and this is called as regeneration. Regeneration means regenerate करना, दोबारा से पैदा करना. तो अगर आप जिसके जितने हिस्से करोगे, यहाँ 3 पार्ट्स करे हैं तो 3 इंडिविजुअल बने, अगर इसके 2 पार्ट्स करते तो 2 इंडिविजुअल्स बनने थे. तो प्योरली ये मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं है, ये इनकी बॉडी की एक एबिलिटी है कि अगर इनका गलती से भी कोई पार्ट कट हो जाता है तो वहां से एक नया इंडिविजुअल ही बनेगा. तो देखो कुदरत कितनी खास है और इनके पास कितनी खास प्रॉपर्टीज हैं. अब जैसे प्लेनेरिया की तरह ही जो हाइड्रा है वो रीजनरेशन दिखाता है, लेकिन इसी तरह से इसका एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दैट इज बडिंग. सो रहता क्या है यहाँ पर, जो पेरेंट हाइड्रा है उसके एक स्पेसिफिक साइड से एक बड आना शुरू होता है और वो जो बड है वो धीरे धीरे डेवलप करता है. तो मतलब यहाँ पे जो सेल्स है उनका क्लस्टर बनना शुरू होता है और यही क्लस्टर जो है फर्दर डेवलप होकर एक बड बनाता है. ये बड पहले तो पेरेंट की बॉडी पर ही ग्रो करता है और जब ये बड जो है बड़ा हो जाता है, थोड़ा मैच्योर हो जाता है, उसके बाद ये पेरेंट की बॉडी से स्प्लिट हो जाता है और स्प्लिट होने के बाद ये एक नया हाइड्रा जो है वो बनाता है. तो ये प्रोसेस है हमारे पास हाइड्रा की इन द केस ऑफ बडिंग. ठीक है, तो बडिंग में हाइड्रा इस तरह से वर्क करता है. अभी नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. So in vegetative propagation, there are many plants in which parts like root, stem and leaves
डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। तो अप्रोप्रिएट कंडीशंस में जो रूट स्टेम्स या लीव्स हैं उनसे ही जो है नए इंडिविजुअल्स डेवलप कराए जाते हैं। जैसे बड़ी ही कॉमन एग्जांपल है पोटैटो की। जब भी पोटैटो के ऊपर उसका आई डेवलप हो जाता है और उसमें जो है उसके बर्ड से, उसके आई से, वहां से नए पोटैटोज जो हैं वो बन जाते हैं। तो यही है कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनके रूट स्टेम या लीव से अप्रोप्रिएट कंडीशन के अंदर जो नए प्लांट्स हैं वो डेवलप कराए जा सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज यूज्ड इन मेथड्स सच एज लेयरिंग और ग्राफ्टिंग टू ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर केन। ये एग्जाम्पल बड़ी अच्छी है, ये चीज याद रखना दैट लेयरिंग और ग्राफ्टिंग की प्रोसेस से शुगर केन, रोजेस, ग्रेप्स जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस पर्पसेस के लिए बनाए जा सकते हैं। तो देखो जैसे बड़ी ही अच्छी प्रोसेस है। जैसे हम लोगों को पता है रोज के केस में लेयरिंग करते हैं, एक ही कलम काट कर दूसरे के साथ लगा देते हैं, हाइब्रिड रोजेस जो है वो बनाए जा सकते हैं। सो प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो प्लांट्स हम लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से बना रहे हैं वो अपने फ्लावर्स और फ्रूट्स जल्दी बियर करते हैं एज कंपेयर टू दोज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स, जो कि प्योरली सीड से बनते हैं, उनसे पहले जो है अपने फ्रूट्स एंड जो फ्लावर है ये बियर करते हैं। इसके अलावा सच मेथड आल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज banana, orange, rose, jasmine that have lost the capacity to produce seeds। अब ये जो बनाना है ये हमारा सीडलेस फ्रूट है, सीडलेस है, सीड की बनाने की क्वालिटी तो इसमें है नहीं। तो इसलिए जो ऐसे हमारे पास जो प्लांट्स हैं उनको भी ग्रो करवाया जा सकता है। Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar enough to the parent plant to have all its characteristics। Vegetative propagation से जो plants बनते हैं वो अपने parents के साथ बहुत ज़्यादा similar होते हैं और वैसे ही characters जो हैं वो रखते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की एडवांटेजेस बतानी है तो एडवांटेजेस आप बता सकते हो बड़ी ही आसानी से। 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही आ सकता है। पहली एडवांटेज तो यही है दैट कि जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के साथ प्लांट्स बनते हैं वो फ्रूट्स एंड फ्लावर्स जल्दी बियर करते हैं एज कंपेयर टू दोज विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड्स। देन दूसरा हो गया दैट इस मेथड से जो है हम लोग बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जास्मिन ऐसे प्लांट्स को भी ग्रो करवा सकते हैं, प्रोपेगेट करवा सकते हैं जो कि अपनी कैपेसिटी है सीड प्रोड्यूस करने की लूज कर चुके हैं। इसके अलावा इसका जो और हमारे पास एडवांटेज है वो ये है कि जो भी प्लांट्स इनसे बनेंगे दे ऑल आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट प्लांट। तो इसलिए उनके जो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी उनके साथ मैच करते होंगे। तो ये 3 जो हैं इसकी बड़ी ही अच्छी एडवांटेजेस बनती हैं। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन आ सकता है दैट हमें ऐसे प्लांट्स बताओ जो कि अपनी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स लूज कर चुके हैं, बनाना, ऑरेंज, रोज एंड जैस्मिन। देन नेक्स्ट इसके अलावा सिमिलर है हमारे पास सिमिलरली बर्ड्स प्रोड्यूस ऑन द नॉचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम में जो लीफ नॉचेस के साथ बर्ड्स बनती हैं, जब ये बर्ड्स जो है जमीन पर गिर जाती हैं, सॉइल पर फॉल करती हैं, तो यहाँ से ये भी जो है वो नया प्लांट बना देती हैं। तो ब्रायोफाइलम के बेसिस पर ये जो है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो है ये भी एग्जाम्स में आ चुके हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जैसे आप देखते हो कि ब्रेड है उसके ऊपर इस तरह से मोल्ड आ जाता है और ये बड़ा ही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज ड्यू टू द स्पोर फॉर्मेशन। सो इसके बाद क्या है द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दैट डेवलप ऑन द ब्रेड अबव द हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड दैट इज राइसोपस। ठीक है, जो ब्रेड के ऊपर ये जो इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है ये है हाइफी ऑफ द ब्रेड मोल्ड और इसका नाम क्या है राइजोपस। ये कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। सो बेसिकली होता क्या है द टाइनी ब्लॉक ऑन अ स्टिक स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो इस तरह से ये स्टिक है और इसके ऊपर ये पूरा का पूरा ब्लॉब बना हुआ है। तो स्ट्रक्चर का नाम बताया, सो इट इज अ टाइनी ब्लॉब ऑन अ स्टिक। जैसे ब्लॉब सा बना हुआ है
स्टिक क्यूब इसको बोलते हैं। सो दिस इज अ टाइनी ब्लॉब और अ स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में यही इन्वॉल्व है। द ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया। ब्लॉब्स क्या है? स्पोरेंजिया, इनको स्पोरेंजिया बोलते हैं। दीज ब्लॉब्स आर स्पोरेंजिया which contains cells or spores that can eventually develop into the new rhizobus individuals। इनमें बहुत सारे cells या कह लीजिए spores रहते हैं जो कि नए इंडिविजुअल्स पैदा कर सकते हैं। These spores are covered by thick wall। ये जो spores हैं इनके सराउंडिंग में एक बहुत ही thick wall रहता है that protect them until they come in contact with another moist surface and can begin to grow। ये इनकी खासियत है। इनके सराउंडिंग में एक इतना thick cover रहता है जो कि इनको प्रोटेक्ट करके रखता है एनवायरमेंटल एडवर्सिटी से, कि इनको कोई नुकसान ना पहुंचे। जब तक कि ये एक नए मॉइस्ट सरफेस के कांटेक्ट में नहीं आ जाते हैं तब तक वो जो सरफेस है, वो जो आउटर कवरिंग है, वो इनकी प्रोटेक्शन करके रखती है। सो दीज स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स दैट प्रोटेक्ट देम until they come into contact with another moist surface and can begin to grow। और ये दोबारा से ग्रो करना स्टार्ट नहीं कर देते। अब जैसे ही इस वीडियो पर 1K व्यूज़ आ जाएंगे वैसे ही इसके जो नोट्स हैं मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर अपलोड कर दूंगी। तो अगर आप चाहते हैं नोट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इसको जल्दी से पहुंचा दीजिए 1K व्यूज़ तक, ताकि मैं आपके जो नोट्स हैं उन्हें जल्दी से अपलोड कर सकूँ। इसके अलावा हमारे चैनल पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ अवेलेबल है क्लास 10th के लिए, उन्हें भी ज़रूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।